तो आज हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स प्लैनेट्स और हम बाकी जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में और जो सन है इनकी पोजीशन कैसी होगी इसके बारे में बहुत सारे एस्टिमेशंस लगाए गए, बहुत सारी अटकलें लगाई गई। तो बहुत लंबे टाइम तक ये माना गया कि जो अर्थ है वो सेंटर पे है और सन और बाकी प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूमते हैं, जिसको बोला जाता है जियोसेंट्रिक मॉडल। लेकिन कुछ टाइम बाद वो गलत साबित हुई बात और बाद में ये एविडेंस मिला कि जो सन है वो सेंटर पे है और बाकी सारे प्लैनेट्स इस सन के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन ये भी माना जाता था कि जो प्लैनेट्स घूमते हैं ये गोल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। कैसे ऑर्बिट्स में? सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो ये सारी चीज़ें मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन इन सबको प्रूफ या डिसप्रूफ किया गया कलेक्ट किए हुए डेटा को एनालाइज करके। तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो कि जोहानस केपलर ने दिए थे, वो थे कौन? जोहानस केपलर थे टाइको ब्रे के असिस्टेंट बोलो या स्टूडेंट बोलो, ठीक है। और टाइको ब्रे कौन थे? वो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। तो टाइको ब्रे ने अपनी लाइफ टाइम में, थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, जो प्लैनेट्स का मोशन है उसको स्टडी करा। और कैसे स्टडी करा? प्लैनेट्स की पोजीशन को रिकॉर्ड करके इन द नाइट स्काई। मतलब ओवर हिज लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी उन्होंने ये डेटा कलेक्ट करा कि जो प्लैनेट की पोजीशन है अभी यहाँ है, फिर ये है, फिर वो है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं जाएंगे। तो दिस इज हाउ ही कलेक्टेड ऑल द डेटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। टाइको ब्रे के बाद जो उनके स्टूडेंट थे जोहानस केपलर, उन्होंने पूरे अपनी ज़िंदगी के 16 साल लगाए उस डेटा को स्टडी करने में, उसमें से इंटरप्रिटेशन निकालने में। तब जाके वो ये 3 लॉ दे पाए जिनका उन पे नाम रखा गया है, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो जो सबसे पहला लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि पहले ये माना जाता था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, बट इस लॉ के बाद वो चीज डिस्प्रूफ हो गई। तो ये लॉ कहता है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। एलिप्टिकल, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन। अभी एलिप्टिकल ऑर्बिट का क्या मतलब है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। अराउंड द सन विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। जैसे एक से ज्यादा रेडियस होते तो उन्हें रेडियाई बोल देते हैं ना, ठीक है। उसी तरीके से एक से ज्यादा जब फोकस होगा तो उसको फोकाई बोल देंगे। वो क्या है वो सब बताऊंगा। तो ये जो नॉर्मल है ये अपना सर्कल होता है नॉर्मल वाला, जिससे हम लोग बचपन से जानते हैं 2πr इसका पेरीमीटर है, πr² इसका एरिया है। तो ये तो अपना सर्किल है जहां पे ये r जो है हर जगह क्या होता है? बराबर होता है, कहीं से भी ले लो। लेकिन एलिप्स एक ऐसा शेप है, ठीक है, जिसपे 2 सेंटर्स होते हैं। यहाँ पे एक सेंटर है, एलिप्स में 2 सेंटर्स होते हैं। तो एलिप्स कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। एलिप्स कुछ ऐसा दिखाई देगा। और एलिप्स को बनाने का तरीका क्या होता है वो भी मैं थोड़ा हल्का सा उस पर टच करता हूं आप पे। आपका क्या करिएगा, अपनी कॉपी में दो जगह पिंस, कॉपी में पिंस तो कैसे करेंगे, मतलब कुछ ऐसा इंतजाम करना कि 2 जगह आप छोटे छोटे पिंस अटका सको, ठीक है, परमानेंटली कुछ देर के लिए। और एक धागा लेना जिसको आपने एक लूप में बांध रखा हो, एक लूप में एक धागे को बांधा हो, उस धागे को इन दोनों में फंसाना, ठीक है। ये उस धागे का एक एंड है और दूसरा एंड इन दोनों में फंस गया। तो उसके बाद हम उस धागे को लेके जब घुमाएंगे ना ऐसे, इस जो भी थ्रेड है, धागा जो भी लोगे आप, वो टाइट रहना चाहिए। तो जब हम उसको ऐसे घुमाएंगे जो हमें शेप मिलेगा वो एक एलिप्स का शेप मिलेगा, ठीक है। और जिन दोनों पोजीशन पे वो धागा फंसा हुआ था वो दोनों उसके फोकस हो जाते हैं। तो 2 है तो फोकाई बोल देंगे उसको, ठीक है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ एन एलिप्स। अब यहां देखो आप, तो जो मोशन है प्लैनेट्स के अराउंड द सन दैट इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं जहां पे सन एक फोकाई पे होगा, किसी ना किसी एक फोकाई पे होगा। जैसे कि ये है, तो एलिप्स को अगर मैं पूरा करूं तो इसको मैं सेंटर ऑफ द एलिप्स बोल दूंगा, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स, दिस इज द फर्स्ट फोकस एंड दिस इज द सेकंड फोकस। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको F1 मानो, F2 मानो, आर्बिट्री, हम किसी को भी कुछ भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो, इसको अगर मैं P मान लूं और इसको अगर मैं A मान लूं, इस पोजीशन को, ठीक है। कुछ हम एलिप्स के बारे में जानेंगे अभी यहाँ पे, तो वो ध्यान देना। इसको अगर मैं P मान लूं, इसको A मान लूं, तो ये क्या हो गया? अपना सेंटर ऑफ द एलिप्स हो गया। तो जो PO है और जो OA है वो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
और इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जब हम थर्ड लॉ करेंगे, केपलर का जो थर्ड लॉ है, वहां पे ये सेमी मेजर एक्सिस का हमें नॉलेज काम में आएगा कि सेमी मेजर एक्सिस होता क्या है। तो हमने क्या करा था कि अपना ये जो धागा था ऐसे, वो ऐसे फंसाया था और पेन ऐसे रखी थी और ऐसे घुमाया था चारों ओर, समझ में आ गया। तो इसको मैं अगर एक पॉइंट टी मान लूं, क्या मान लूं, टी मान लूं, तो मैं ये जानता हूं कि ये जो धागा है मेरा जितनी लेंथ का है उतनी ही लेंथ का रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो लूप बना दिया ना मैंने एक, उसको क्लोज एंडेड है वो धागा, ठीक है, एक लूप बन गया है। तो धागा कहीं पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा उस धागे को खींच के, तो होगा क्या, एक साइड लंबी हो जाएगी और दूसरी साइड छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो याली साइड छोटी हो जाएगी और याली साइड क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इसको टी मानो, इसको टी डैश मानो, इसको टी डैश डैश मान लो, ठीक है। तो जो ये लेंथ है F2T और F1T, F2T प्लस F1T, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आप समझ सकते हो, ये उसी धागे की लेंथ है, ठीक है। यहां पे कम हो जाएगा, इधर ज्यादा हो गया, इधर ये कम हो जाएगा, इधर ये ज्यादा हो गया। जो F2T प्लस F1T है ये फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कभी हो सकता है ये कम हो जाए, कभी हो सकता है ये ज्यादा हो जाए। तो पहला लॉ सिर्फ इतना है कि जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, जहां पे सन किसी एक फोकाई पे होगा, ठीक है। हो सकता है सन अपना इधर हो, अपना सन यहाँ पे हो, ठीक है, और प्लैनेट कहीं पे ऐसे घूम रहा हो। अब प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बाय जोहानस केपलर। तो अभी हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज। यहां पे हमें फिर से अपना एक ऑर्बिट बनाना है, किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिट बना लेंगे जो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, ठीक है। सन को रख देंगे यहां पे, ये अपना इधर सन आ गया, ठीक है। यहां पे कोई प्लैनेट मान लेते हैं हम, जैसे ये प्लैनेट मान लिया, ठीक है। अब प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, मान के चलेंगे हम, इस तरीके से घूम रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये प्लैनेट की अगर मान लो पोजीशन 1 है, प्लैनेट की पोजीशन 1 है, तो कुछ टाइम बाद वो ऐसे पोजीशन 2 पे आएगा, ठीक है, पोजीशन 2 पे। तो मानो जब प्लैनेट पोजीशन P1 पे था, तो उस दिन 1 जनवरी था, क्या था, 1 जनवरी। और जब प्लैनेट अपनी पोजीशन P2 पे आया, उस दिन 31 जनवरी था, समझ में आ गया, उस दिन 31 जनवरी था। उसके बाद यही प्लैनेट कुछ टाइम बाद इधर पे आया, इधर साइड में, यहां पे इसकी पोजीशन हम P3 मान लेते हैं, और यहां पे 1 मई मान लेते हैं, और यहां पे हम मान लेते हैं 31 मई। ये अपनी पोजीशन P4 है, 31 मई। तो ये मैं सब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लॉ हम ऐसे ही समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ एरियाज, ये कहता है कि जो लाइन सन को प्लैनेट से जोड़ेगी, जो लाइन सन को प्लैनेट से जोड़ेगी, ठीक है, याली लाइन, ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेगी। तो 31 डेज में ये यहां से यहां गई, समझ में आया, 31 डेज में ये यहां से यहां गई। तो इसने जो एरिया स्वीप करा वो क्या है, ये एरिया स्वीप करा। और फिर से दोबारा 31 डेज में ये इधर से इधर गई, यहां से इधर गई, ठीक है, इधर से इधर गई। कौन सी लाइन, सन को प्लैनेट से जोड़ने वाली लाइन। और अभी जो एरिया स्वीप करा वो ये स्वीप करा। तो लॉ ऑफ जो एरियाज है वो ये कहता है कि ये जो दोनों एरियाज है ना, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, जो यहाँ पे डेल्टा टी है, यानी कि टाइम इंटरवल है, ये 31 डेज है। कितना डेज है, 31 डेज। और यहाँ पे भी जो डेल्टा टी है वो भी 31 डेज का है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा, 31 डेज। तो 31 डेज में जितना एरिया याली लाइन स्वीप करेगी, उतना ही एरिया याली लाइन स्वीप करने वाली है। इसको मान लो आप A1 और इसको मान लो A2। तो जो A1 है और जो A2 है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लॉ ऑफ एरियाज ये कहता है। अब ये बात ध्यान रखना कि जो P1 P2 है, जो P1 P2 है वो P3 P4 से छोटा है, P3 P4 से छोटा है। यानी कि जब भी प्लैनेट सन के नजदीक होता है, जब भी प्लैनेट सन के नजदीक होता है, उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बट टाइम सेम है। तो वो प्लैनेट जब भी सन के नजदीक होगा वो तेज जाएगा, ठीक है, और जब सन से दूर होगा तो वो धीरे आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉ ये है। अब मैंने समझा दिया आपको डायग्राम वगैरह से। तो यहां पे लिख लेंगे हम, द लाइन जॉइनिंग
अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, यहां पे एडजॉइनिंग फिगर जो है, यहां पे डेल्टा टी क्या है, 31 डेज। 31 डेज में जितना एरिया ये लाइन स्वीप कर रही है उतना ही एरिया ये लाइन स्वीप करेगी। तो इस हिसाब से A1 इज इक्वल टू A2। ठीक है, एग्जाम में ये डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, तो अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बना के इस तरीके से लिख के आप आराम से क्या कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं फुल। तो ये अपना हो गया लॉ ऑफ एरियाज। यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना कि जब भी जो प्लैनेट है वो सन के नजदीक होगा तो वो फास्ट घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करना है। समझ में? तो वेन एवर यहां लिख देंगे द प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन, जब ये सन के नजदीक होगा, एज कंपेयर टू when it is far away, as compared to when it is far away। समझ में आ गया ना? टाइम सेम है, डिस्टेंस ज्यादा है। टाइम सेम है, मान के चलो यहां भी 31 डेज है, बट यहां डिस्टेंस ज्यादा है, तो सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवरने के लिए स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए जब भी नजदीक होगा प्लैनेट सन के, उस समय क्या करेगा, तेज चलेगा, तेज घूमेगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया सेकंड लॉ। अच्छा, अब थर्ड लॉ में ध्यान रखना, जो मैंने चीज फर्स्ट लॉ में बताई थी, सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है करके, उसका ध्यान रखना। इसको आप नोट कर लेना। थर्ड लॉ बोलता है, इसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड्स। यहां पे फिर से हमको वही काम करना है। ठीक है, अपना बनाना है, ये हमारा बन गया ऑर्बिट। अब यहां पे हम एक काम एक्स्ट्रा करेंगे, ये भी बना देंगे जो हमने पहले बनाया था। ठीक है, ये अपना O मान लो सेंटर, इसको P मान लो, इसको A मान लो, और इसको F1 कह देते हैं, और इसको F2 कह देते हैं। तो ये लॉ कहता है कि जो, अब यहां पे प्लेनेट भी बनाना पड़ेगा, कहीं पे सन बना लो, चलो यहीं पे हम सन बना लेते हैं। ठीक है, और अपना प्लेनेट ये है जो कि ऐसे घूम रहा है। तो ये लॉ कहेगा कि जो प्लेनेट का टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड यानी कि कितने टाइम में वो सन का एक चक्कर लगाता है, यानी कि यहां से घूम के ये दोबारा यहां पे कितनी देर में आता है। तो किसी भी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर, ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब को। समझ में? सेमी मेजर एक्सिस का जो क्यूब है उसके डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पे कहना क्या चाह रहे हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब of the semi major axis of the ellipse traced by the planet, ellipse traced by the planet। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो टाइम पीरियड t है, इस प्लेनेट का टाइम पीरियड क्या है, t ईयर्स। क्या है? t ईयर्स है। ठीक है, और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ हम जैसे जो एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अगर आप वहां पे निकालते हैं और एनसीईआरटी की जो टेबल है उसको खोलेंगे तो जल्दी जल्दी निकालो, कहां पे है, मिल गया। तो यहां पे हम टाइम पीरियड जो है वो ईयर्स में मानेंगे। जैसे कि अर्थ का क्या है, 1 ईयर है। ठीक है, और अर्थ के बाद जो प्लैनेट्स आते हैं उनका ज्यादा है 1 साल से, और जो पहले आते हैं उनका 1 साल से कम है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ से पहले आएंगे उनका ऑर्बिट छोटा होगा, समझ में आए, और जो अर्थ के बाद आएंगे उनका ऑर्बिट बड़ा होगा, तो उनका टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर इस प्लैनेट का टाइम पीरियड t ईयर्स है, ठीक है, और जो ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये जो सेमी मेजर एक्सिस है, इसकी जो लेंथ हम नाप रहे हैं, जो हम इसकी लेंथ नाप रहे हैं, वो 10 की पावर 10 की फॉर्म में, a इंटू 10 की पावर समथिंग मीटर्स, a इंटू 10 की पावर
समथिंग मीटर्स, ठीक है। तो यहां पे जो होगा वो टी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, जो कि होगा OA। OA मानो या OP मानो, कुछ भी मान लो, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OA क्यूब, ठीक है। अब प्रोपोर्शनली का कांस्टेंट आने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, OA क्यूब, ठीक है। तो यानी कि जो टी स्क्वायर अपॉन OA क्यूब होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, ये रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और अगर यूनिट्स ये मानी है हमने, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस को हम इस तरीके से नाप रहे हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन आप लोग समझते होंगे, तो 10 की पावर 10 मीटर्स में नाप रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेजरमेंट के हिसाब से। और जो टाइम पीरियड है वो ईयर्स में है, तो इसका जो रेशियो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 3 के आसपास आएगा। तो मान के चलेंगे कि 3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल सा लॉ ऑफ पीरियड्स। ये अपनी सेमी मेजर एक्सिस हो गई, ये और ये दोनों सेमी मेजर एक्सिस है, और ये टाइम पीरियड हो गया प्लैनेट का जो ऐसे घूम रहा है। तो अगर ये टी ईयर्स में एक पूरा चक्कर पूरा कर रहा है, ठीक है, और इसका अगर सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ तो कुछ ऐसी है ए की फॉर्म में। अब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, आप लोगों ने अगर पहला चैप्टर पढ़ रखा है फिजिकल वर्ड तो आप समझ जाएंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो दिस इज द थिंग कि टी स्क्वायर अपॉन OA क्यूब ये क्या होगा, लगभग 3 के बराबर आएगा। आपकी जो एनसीईआरटी में टेबल है लॉ ऑफ पीरियड्स के बाद, यहाँ पे प्लैनेट का नाम लिखा है और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ लिखी है, जैसे कि मर्क्यूरी की 5.79, मर्क्यूरी की जो सेमी मेजर एक्सिस है वो 5.79 इंटू 10 की पावर 10 मीटर है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो T है वो टाइम पीरियड है, और जो Q है, जो उस टेबल में Q दे रखा है वो ये रेशियो है। उस टेबल में जो Q दे रखा है, पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 185, नई एनसीईआरटी में पता नहीं कहां पे, ठीक है। तो जो Q है वो इसके बराबर है, और उसकी वैल्यू 3 के आसपास आ रही है, 2.99, 2.98, 3, 3.01। तो इसको हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, केपलर के 3 लॉज है। ये देखो सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द 3 लॉज गिवन बाय केपलर अबाउट प्लैनेटरी मोशन, या राइट द 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन गिवन बाय जोहानस केपलर, ऐसा वैसा करके। तो सिंपल सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप पूरे ऐसे डायग्राम बिल्कुल बहुत प्यार से बना देंगे और सारी चीजें करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, चलिए।